हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं विच इज़ अनदर फंडामेंटल सब्जेक्ट दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं ट्राई करूंगी कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपको भी सब्जेक्ट बहुत पसंद होने लगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, एंटोमोलॉजी की हिस्ट्री और एंटोमोलॉजी के अंदर हम बेसिकली इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो हम ये बात करेंगे कि जो इंसेक्ट हैं ये आप देखोगे एवरीवेयर वी फाइंड इंसेक्ट्स, राइट। तो इतने डोमिनेंटली ये क्यों प्रेजेंट है उसके रीजंस को भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एंटोमोलॉजी क्या होता है ना। बेसिक सब्जेक्ट है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, एंटोमोलॉजी वर्ड जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। एंटोमॉन का मतलब होता है इंसेक्ट और लोगस का मतलब होता है स्टडी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी वर्ड जनरली लॉजी से एंड होती है वो ग्रीक ओरिजिन की होती है, जो कल्चर से एंड होते हैं जनरली लैटिन ओरिजिन के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंटोमोलॉजी में दो वर्ड ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। एक हो रहा है एंटोमॉन जिसका मतलब होता है इंसेक्ट और एक हो रहा है लोगस जिसका मतलब होता है स्टडी, ठीक है। लेकिन यार ठीक है, एंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट सिंपली, लेकिन यार इंसेक्ट क्या होता है, पहला क्वेश्चन। तो ये जो टर्म इंसेक्ट है ना, ये लैटिन ओरिजिन का टर्म है जिसका मतलब होता है, देखो इंसेक्ट भी दो पार्ट में आप पढ़ सकते हो। एक इन का मतलब होता है इंटरनल और सेक्ट का मतलब होता है सेक्शन या कट। तो इंसेक्ट टर्म का मतलब होता है कट इनटू। लेकिन एज एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज एन इंसेक्ट, यू कैन नॉट जस्ट से कि कीड़े मकोड़े तो होते हैं। नो, वी हैव टू हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन फॉर इट। ऑल्सो आई एम सेइंग दिस बिकॉज ये हर साल, लगभग हर साल क्वेश्चन आता है 2 मार्क का, डिफाइन इंसेक्ट अलॉन्ग विद द डायग्राम, ठीक है। तो इंसेक्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको मैं इंसेक्ट बोलूंगी कब। तो देखो, इंसेक्ट इज अ स्मॉल six-legged invertebrate animal belonging to class Insecta. They have a hard, segmented body divided into 3 parts: head, thorax, abdomen, and they usually have 1 or 2 pairs of wings and 1 pair of antenna. कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो अगर एक ऑर्गेनिज्म में होंगे तो मैं कह सकती हूँ कि ये एक इंसेक्ट है। जैसे कि स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। इंसेक्ट ऑब्वियसली स्मॉल ही होते हैं, हमने कोई बहुत बड़ा इंसेक्ट आउट ऑफ शेप ऐसे देखा नहीं होगा। स्मॉल होते हैं, 6 लेगेड होते हैं। तो एक्चुअली जो इंसेक्टा क्लास होती है ना, उसका नाम ही हेक्सापोडल क्लास होता है, ठीक है। हेक्सा का मतलब होता है 6 एंड पोडा का मतलब होता है लेग्स, तो 6 लेग्ड ही होते हैं ये। फिर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट मतलब जो पूरा एनिमल किंगडम है एक्चुअली वो डिवाइडेड होता है वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स में, राइट। जो वर्टिब्रेट्स हैं वो वाले हमारे ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं जिनके बैकबोन होते हैं, जैसे कि आपके एम्फीबियंस हो गए, है ना। ये सब जो है आपके वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हो गए, ये वर्टिब्रेट्स हैं। और इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो कैसे होते हैं, बैकबोन नहीं होता जिनमें, जैसे कि राउंड वर्म्स हो गए, आपके स्नेल्स हो गए, है ना, मॉस्किटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, ये सब इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं। तो जो इंसेक्ट है वो कैसा है, इनवर्टिब्रेट है, जो कि इंसेक्टा क्लास को बिलोंग करता है। इनके बाद इनकी जो बॉडी होती है वो हार्ड होती है और सेगमेंटेड होती है। 3 सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। जिसमें एक या एक से ज्यादा मतलब 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं एंड 1 पेयर ऑफ एंटेना प्रेजेंट होता है। तो ये पॉइंट, स्मॉल 6 लेगेड इनवर्टिब्रेट, हार्ड सेगमेंटेड बॉडी, है ना, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, 1 or 2 पेयर ऑफ विंग्स, 1 पेयर ऑफ एंटेना, ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो जब एक ऑर्गेनिज्म में होती है तो हम ये कह सकते हैं कि दैट ऑर्गेनिज्म इज an insect, ठीक है। तो that is how you define an insect along with an example you'll have to write when it comes in exam। तो ये हमें लिखना पड़ेगा, जैसे कि हम एग्जाम्पल में दे देते हैं, लेट्स से हाउस फ्लाई जिसका क्या नाम है, मूसा डोमेस्टिका, ठीक है। कॉमन इंसेक्ट है हाउस फ्लाई, मतलब मक्खी या मॉस्किटो, कुछ भी एग्जाम्पल हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अगर हमें इमेज बनाने बोला जाए, डायग्राम ड्रॉ करने बोला जाए, तो एक ऐसी सी सिंपल इमेज बना देना जिसमें आप हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, विंग्स, लेग्स एंड एंटेना को क्या कर सको, पॉइंट आउट कर सको। अब मैं थोड़ा सा इंसेक्ट्स के बारे में बताती हूँ कि पता चल गया इंसेक्ट्स क्या होते हैं, बट हम क्यों पढ़ रहे हैं इतना बड़ा सब्जेक्ट इसके रिगार्डिंग। तो देखो, हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं एक्चुअली में, लेकिन एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करने वाले जितनी भी चीजें होंगी उनकी पूरी हॉलिस्टिक नॉलेज होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे हम फार्मर्स की। तो इंसेक्ट वन ऑफ द मेजर कॉज होता है क्रॉप लॉस का, ठीक है। बहुत बड़ा मेजर कॉज है क्रॉप लॉस होने का, ईल्ड लॉस होने का।
एट द सेम टाइम कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए बेहद बेनिफिशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक हम एक इंसेक्ट को समझेंगे नहीं कि व्हाट इज एन इंसेक्ट, है ना, वो है क्या एक्चुअली में, उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, जब तक हम ये पॉइंटर्स नहीं समझेंगे तब तक हम ना तो उसका फुल बेनिफिट ले सकते हैं, ना ही तो हम उसके जो उसके द्वारा हो रहे लॉस है उसके लिए कोई काउंटरक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें ना, तो इंसेक्ट्स दीज आर 480 मिलियन ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनिजम्स इन अर्थ, बहुत पुराने हैं। ठीक है, अगर 17 लाख लिविंग स्पीशीज है तो आउट ऑफ दैट 9.5 लाख आर इंसेक्ट्स ओनली। तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बेनिफिशियल भी होते हैं। बेनिफिशियल कैसे, हम अपने ह्यूमन यूज के लिए इंसेक्ट्स का यूज करते हैं ना, आर्टिफिशियल कल्चर करते हैं ना, हनी बीज का करते हैं जिसको एपीकल्चर कहते हैं, लैक कल्चर करते हैं हम। ठीक है, हम सिल्क बनाते हैं, डाइज बनाते हैं। ऑल्सो कुछ जैसे कि हमारे जो लेट्स से ड्रैगन फ्लाइज होते हैं, वो भी एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेस्ट कैरी करने वाले जो वो होते हैं ना, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, मॉस्किटोज और हाउस फ्लाइज, उनको वो खाती है। तो एक्चुअली में तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जो एक बार में पूरा का पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे कि जब कोरोना का टाइम था 2020 में, तो हमने सुना था कि हमारे इंडिया में गुजरात राजस्थान वाले रीजन में लोकस्ट स्वॉर्म आया था। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर क्या होता है ये ग्रासहॉपर जैसा दिखने वाला इंसेक्ट है विच इज नोन एज लोकस्ट। ये एक्चुअली बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में रिप्रोड्यूस करता है और बहुत बड़े स्वॉर्म में घूमता है। जो इसका ग्रुप होता है इसको स्वॉर्म कहते हैं। तो ये इनका क्या हैबिट होता है, ये जो इंसेक्ट है इनका ये हैबिट होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है एक पर्टिकुलर सीजन में। जब वो माइग्रेट करती है तो रास्ते में आने वाली जितनी भी ग्रीनरी होती है, चाहे वो ग्रेन हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे नॉर्मल कोई ऐसे फील्ड हो, अबैंडन फील्ड भी हो पर वहां ग्रीनरी प्रेजेंट हो, तो ये पूरी ग्रीनरी को क्या करती है, खा जाती है। अब ये एक्चुअली 2020 में एक लोकस का स्वॉर्म जो है उसने गुजरात और राजस्थान के रीजन के इतने बड़े बड़े फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था कि वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन, इकोनॉमिक लॉस कॉज किया था उसने पूरे के पूरे स्टेट का और पूरी की पूरी कंट्री का इनफैक्ट। तो ऐसे भी कुछ इंसेक्ट्स हैं। अब जब तक मुझे ये पता ही नहीं होगा कि लोकस्ट होता क्या है, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब तक मैं इसके द्वारा कॉज्ड ये जो इश्यू है उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करूंगी। कुछ तो ऐसी चीज होगी जो लोकस्ट को नहीं पसंद, जो मैं अपने फील्ड के अराउंड डाल सकती हूँ जिससे कि लोकस्ट उसको अटैक ना करे। जस्ट एन एग्जाम्पल, बट अंटिल अनलेस आई एम अवेयर कि एक इंसेक्ट होता क्या है, ठीक है, उसकी क्या फंक्शनिंग है, आई कैन नॉट फाइंड आउट द सॉल्यूशंस आल्सो एंड आई कैन नॉट रीप द फुल बेनिफिट्स एज वेल। तो दैट इज व्हाई दिस सब्जेक्ट इज सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया, स्पेसिफिकली वी आर गोना टॉक अबाउट। तो हमें इसमें सिर्फ मेजरली 3 साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हमें याद रखना है। देखो एक्चुअली में एंटोमोलॉजी की हिस्ट्री इंडिया में तो बहुत टाइम पहले से शुरू है। बहुत सारे एंशियंट लिटरेचर में, बुक्स में हमको ऐसे पिपलिका, है ना, पतिंगा, ऐसे वर्ड्स का यूज करते हुए दिखा है, विच डेफिनेटली इंडिकेट्स कि हम बहुत पहले से इन जो हमारे स्मॉल नेबर्स हैं, इनहेबिटेंट्स हैं, उनके बारे में वी आर ऑलरेडी अवेयर। लेकिन एक्चुअली में जो सबसे पहला रिकॉर्ड देखा गया था दैट वाज इन द 10th एडिशन ऑफ लिनियस सिस्टमा नेचुरी। एक बुक लिखे है लिनियस ने, सिस्टमा नेचुरी, जिसकी 10th एडिशन में उन्होंने 12 इंसेक्ट्स को मेंशन किया था। दैट वाज द अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ इंडियन इंसेक्ट्स। ठीक है, तो पहले साइंटिस्ट हो गए लिनियस जिन्होंने 12 इंडियन इंसेक्ट्स को क्या किया है, मेंशन किया अपनी बुक में, सिस्टमा नेचुरी, पहले हो गए। दूसरा, जब इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थी, यानी ब्रिटिशर्स के अंडर थी, तब वो लोग बहुत एक्चुअली इंटरेस्टेड थे इंसेक्ट्स में, राइट। तो वो क्या करते थे, यहाँ इंडिया में क्योंकि इतने वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स प्रेजेंट है, तो वो उसे यहाँ से पकड़ते थे और वो उसको यूरोप में टेक्सोनॉमिक स्पेशलिस्ट के पास भेजते थे उनकी नेमिंग करने के लिए। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के लिए, टेक्सोनॉमी एंड नॉमेनक्लेचर के लिए। उसकी वजह से फैब्रिकस ने ऑलमोस्ट 10,000 स्पीशीज का नॉमेनक्लेचर किया है अपनी बुक एंटोमोलॉजिया सिस्टमैटिका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। ठीक है, एंटोमोलॉजी के अंदर फैब्रिकस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कितनी स्पीशीज, ऑलमोस्ट 10,000 स्पीशीज को उन्होंने अपने बुक में मेंशन किया है। इसके बाद इंडियन साइंटिस्ट की अगर मैं बात करूं तो साउथ इंडिया में जे जी कोएनिग जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट एक्चुअली मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने इंडिया में ये काम शुरू किया। इंसेक्ट्स को कलेक्ट करते थे और उसके स्पेसिमेंस को कोरोमंडल कोस्ट से
सप्लाई करते थे टू अदर सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो 3 नेम्स यू हैव टू कीप इन माइंड, लिनियस, फैब्रिकस एंड जे.जी. कियोनिग। ठीक है, ऑल्सो जे.जी. कियोनिग का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने टर्माइट्स के ऊपर, टर्माइट्स ऑफ तंजावुर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक स्पेशल अकाउंट भी पब्लिश किया था। अब एक्चुअली में ना प्रीवियस ईयर्स में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं विच इज लाइक दिस कि यू हैव टू मेंशन द नेम एंड कंट्रीब्यूशन और नेम एंड वर्क डन बाय 3 एंटोमोलॉजिस्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो मेनली इसीलिए मैंने ये 3 इंपॉर्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट्स को यहाँ पे मेंशन किया है कि आप क्या करो, इन तीनों को अच्छे से बस याद रख लो और आपका हिस्ट्री से रिलेटेड काम हो जाएगा। अदर देन दिस एक और टॉपिक है छोटा सा इंस्टीट्यूशंस का, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपके लिए एक न्यू चीज ट्राई की है। तो मैंने एक पोएम बनाई है जिससे कि हम इस पर्टिकुलर तीनों साइंटिस्ट के नाम को अलोंग विद देयर कंट्रीब्यूशन याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, विच इज दिस, लिनियस लिस्टेड 12 विद केयर, Fabricus named bugs everywhere, Koenig came to India's land with insects studied by his hand। ठीक है, तो लिनियस ने क्या किया था, 12 इंसेक्ट्स को लिस्ट किया था अपनी बुक सिस्टमा नेचुरी में। फैब्रिकस ने क्या किया है, फैब्रिकस ने बहुत सारे बग्स को नेम किया है, ऑलमोस्ट 10,000 स्पीशीज की नेमिंग की है उन्होंने। कोइनिग इंडिया के थे और इंडिया में आके उन्होंने क्या किया है, इंसेक्ट्स की स्टडी की है, स्पेसिमेंस को कोरोमंडल कोस्ट से दूसरे सिस्टमैटिक्स के पास भेजते थे। ठीक है, तो ये रिपीट करो बार बार, आई थिंक ये इस इजी वे रहेगा आपको याद रखने का। Linnaeus listed 12 with care, Fabricus named bugs everywhere, Koenig came to India's land with insects studied by his hand, and एक और नाम हमको याद रखना है फादर ऑफ एंटोमोलॉजी का, who is William कर्बी। ठीक है, हिस्ट्री में एक और पार्ट आता है इंस्टीट्यूशंस का, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है एंटोमोलॉजी के डेवलपमेंट में। सबसे पहले 1785 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इस्टेब्लिश हुई, जिन्होंने दे वर द फर्स्ट वन हु टू एक्चुअली कलेक्ट एंड एग्जिबिट इंसेक्ट्स, एंड उन्होंने इसको बहुत एनकरेज किया। देन अराउंड 1875 में इंडियन म्यूजियम ऑफ इंसेक्ट was founded and it was one of the biggest museums जिसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स को डिस्प्ले किया गया था। देन फाइनली 1883 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जब इस्टेब्लिश हुई, उसके बहुत सारे मेंबर्स ऐसे थे जो कि इंसेक्ट्स में इन्वॉल्व थे, एंटोमोलॉजी में इन्वॉल्व थे, और उन्होंने बहुत वेरियस इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। तो ये 3 मेजर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स भी हमको याद रखने हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इंडियन म्यूजियम ऑफ इंसेक्ट एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। Now let's talk about the second topic, how and why are insects so dominant, right? क्योंकि हम everywhere we see the most common thing that we'll see is insect. First of all, how do you know कि ये इतना dominant है? ठीक है, what are the measure of its dominance? तो देखो, how do we know? क्योंकि देखो, एक तो first of all there are many species of insect. ठीक है, and within those many species also there are many number of organisms in one particular species because of their reproductive potential. उनके एक particular species के अंदर भी बहुत सारे organisms present है। ठीक है, तो ये एक रीजन है कि हम जानते हैं कि वो बहुत डोमिनेंट है। इसके अलावा दे हैव ऑक्यूपाइड, दे आर लिविंग इन दिस मदर अर्थ फॉर मोर देन 480 मिलियन ईयर्स, तो दैट इज हाउ दे हैव अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री एज वेल। तो इससे हमें पता चलता है कि इंसेक्ट कितने डोमिनेंटली प्रेजेंट है। इफ यू आर स्टिल नॉट क्वाइट गेटिंग द पॉइंट, लेट मी टेल यू, ये मैंने एक डेटा मेंशन किया है यहाँ पे, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द डेटा, बट ये कुछ स्पीशीज, ये कुछ इंसेक्ट के ऑर्डर्स हैं, कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, हेमडोप्टेरा, और इसके अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज हैं इतनी। तो अगर 1.7 मिलियन लिविंग स्पीशीज है ना पूरे अर्थ में, तो आउट ऑफ दैट 0.95 मिलियन स्पीशीज एक्चुअली में इंसेक्ट है। तो इससे तो हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि इंसेक्ट कितने डोमिनेंट है। नाउ देयर मस्ट बी सम रीजन कि क्यों ये इतने डोमिनेंट है। तो यस, देयर आर मेनी रीजंस एंड विल मेंशन देम। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट। तो इसमें से एटलीस्ट 6 to 7 रीजंस हमको ध्यान में रखना है। ऑल्सो ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आपको रटना पड़े, बिकॉज इंसेक्ट क्यों डोमिनेंट है, ये पॉइंट्स तो हम खुद से भी सोच सकते हैं ना। क्या उसके ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा बेटर सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, कंपेयर टू ऐसे चीजें जो कि ज्यादा बेटर सर्वाइव नहीं कर रही है, जो एक्सटिंक्ट हो जा रही है। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज देयर कैपेसिटी टू फ्लाई।
देयर कैपेसिटी फॉर फ्लाइट और देम हैविंग फंक्शनल विंग्स। इससे ना एक्चुअली होता क्या है कि इनकी ब्रीडिंग एरिया बढ़ जाती है, दूर तक वो ब्रीड कर सकते हैं, दूर तक वो फीड कर सकते हैं, खाने के लिए दूसरी जगह जा सकते हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे लोकस्ट ही देख लो, वो अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये एक रीजन है। ऐसे अगर वो नहीं, अगर उनके पास फ्लाइट करने की कैपेसिटी नहीं होती, फंक्शनल विंग्स नहीं होते, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं कर पाते, तो अनफेवरेबल कंडीशंस आती और इंसेक्ट्स मर जाते। ठीक है, उनका जो एरिया ऑफ ब्रीडिंग होता, एरिया ऑफ फीडिंग होता, लिमिटेड होता, तो उसमें भी कुछ इंसेक्ट्स मर जाते जो नहीं कर पाते उस पर्टिकुलर एरिया में। लेकिन क्या है, इनके पास फ्लाई करने की कैपेसिटी है। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि क्यों ये इतने डोमिनेंटली प्रेजेंट है ना। That is first reason. Second, they are more adaptable and because of their universality. तो देखो एक्चुअली में होता क्या है, इंसेक्ट्स जो है वो इतने अडेप्टेबल होते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, तो दे आर मोर अडेप्टेबल, तो उस रीजन से भी दे आर मोर डोमिनेंट। देन देम हैविंग अ स्मॉलर साइज, उनकी साइज स्मॉल होना उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल पार्ट है। क्यों? क्योंकि जब उनकी साइज स्मॉल है ना, तो बहुत कम खाने में सर्वाइव कर लेंगे, बहुत छोटे से एरिया में रह लेंगे, तो इनकी साइज इनको बहुत मेजर फिजियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल एडवांटेज प्रोवाइड करती है। देन इंसेक्ट की बॉडी में प्रेजेंट होता है एक्सोस्केलेटन, यानी कि जो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो इंसेक्ट को स्ट्रेंथ, रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि क्यों वो इतने डोमिनेंटली प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे अगर लेट्स से अगर हमें चोट लग जाएगी तो हमारी स्किन छिल जाएगी, राइट, और हो सकता है ब्लड लॉस हो हमारी बॉडी से, लेकिन इनकी बॉडी जो एक काइटिन की बनी हुई एक्सोस्केलेटन से कवर्ड है, वो अगर हल्की से छिलेगी ना तो उनकी बॉडी से तुरंत लॉस नहीं होगा, तो वो उनको एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह प्रोटेक्ट करे हुए है। तो एक्सोस्केलेटन का प्रेजेंट होना, देन एक्चुअली इनकी बॉडी में जो लेयर्स होती है ना, एक्चुअली एक्सोस्केलेटन की लेयर में ही वैक्स लेयर होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उनकी बॉडी से वाटर लॉस प्रिवेंट होता है, यानी कि डेसिकेशन नहीं होती, वो भी एक रीजन है कि क्यों ये इतने डोमिनेंटली प्रेजेंट है। इसके अलावे इनका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, इनकी जो बॉडी है इस तरीके से बनी हुई है कि इनकी रेस्पिरेशन सिस्टम, यहाँ पे मैंने एक इमेज अटैच की है ना, तो इसमें इसकी रेस्पिरेशन सिस्टम अच्छे से हमको समझ में आती है। देखो ये इसकी बॉडी दिख रही है हमें, ये बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल में पोर लाइक स्ट्रक्चर से प्रेजेंट होता है जिसको स्पाइराकल कहते हैं। ठीक है, ये जो स्पाइराकल होता है एक्चुअली इनकी बॉडी में रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी में नोज के थ्रू हो रहा है ना, इनकी बॉडी में ऐसे ये स्पाइराकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनकी बॉडी में जो ऑक्सीजन इनटेक है वो डायरेक्टली इन स्पाइरकल्स के थ्रू होती है, फिर ये ऑक्सीजन इस स्पाइरकल्स के थ्रू एंटर करके ट्रैकिया के थ्रू बॉडी में डायरेक्टली चला जाता है, तो इससे एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई कंटिन्यूअसली उनको मिल रहा होता है। दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि क्यों वो इतने अबंडेंटली प्रेजेंट है। देन हायर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, तुम्हें पता है एक क्वीन टर्माइट एक बार में 6000 से 7000 अंडे दे सकती है पर डे for 15 long years. Can you imagine? We cannot imagine. तो ऐसे में जब वो इतना ज्यादा स्पीड से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इतना हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, तो कैसे ही वो अबंडेंट नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकी बॉडी में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि 4 स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, और वो चारों स्टेजेस इनकी बॉडी में होती हैं। डिफेंस मैकेनिज्म, इंसेक्ट्स में बहुत सारे में डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जैसे कि कैमोफ्लाज हो गया, है ना, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो अपना शरीर का रंग इस तरीके से ढाल लेते हैं कि वो प्रेडेटर्स उनको वो ना कर पाए, ठीक है, अटैक ना कर पाए, वो उनको पहचान ही ना पाए। ऐसे कई सारे डिफेंस मैकेनिज्म इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो होते हैं वो अपने ऊपर एक पॉइजनस लेयर डेवलप कर लेते हैं, तो ऐसे कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। और एक और पॉइंट है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हेक्सापोडल लोकोमोशन। तो इनकी बॉडी में 6 लेग्स होते हैं, तो हमें पता है 3 लेग्स वो चलने के काम आती हैं और 3 लेग्स जो होती हैं वो बॉडी को सपोर्ट करती हैं, तो वो भी एक रीजन है। तो दीज आर सम ऑफ देयर, एक्चुअली ये क्या है, उनके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स ही हैं, ये हम उनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली में रीजन बन जाती है व्हाई दे आर सो डोमिनेंट इन द एनिमल किंगडम। तो ये कुछ चीजें मैंने बताई, जैसे एबिलिटी टू फ्लाई, हाई एडेप्टेबिलिटी, है ना, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होना, तो ये सब रीजंस है व्हाई दे आर सो डोमिनेंटली प्रेजेंट इन द एनिमल किंगडम। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।